शुरू करें? पूछ लूँ भाई पहले आपको। सबसे पहले तो मैं समझ चाहता हूँ कि आने में 15-20 मिनट देरी हुई। मुझे खुशी है कि आज हमारे रंधावा साहब हमारे प्रभारी भी मौजूद हैं, हमारे पीसी प्रेसिडेंट दुतासा जी मौजूद हैं, हमारे मंत्रिमंडल के साथी हैं, हमारे तीनों सेक्रेटरी भी मौजूद हैं। और हम लोग जो कल ऐतिहासिक काम हुआ है, जिसको मैं समझता हूँ कि सब ज़्यादा समझ सकता हूँ तो मीडिया वाले, साहित्यकार, पत्रकार समझ सकते हैं। इसके मायने क्या है? जब नरेगा लागू किया गया था तो लोग समझ नहीं पाए थे। जब महात्मा गांधी नरेगा लागू किया था यूपीए गवर्नमेंट के वक्त में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने और सोनिया जी ने आरटीआई और फूड सिक्योरिटी एक्ट पर नरेगा जो था, अब देश को मालूम पड़ा है, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा था पार्लियामेंट के अंदर, मैंने खुद ने सुना कि ये आपने जो है माँ नरेगा शुरू किया है, इसको मैं बंद नहीं करूँगा, इसको मैं कांग्रेस के स्मारक के रूप में रखूँगा। आप कल्पना कीजिए, वही प्राइम मिनिस्टर को बार बार बढ़ाना पड़ रहा है प्रोविज़न उसके लिए, स्थिति बनी है। तो कई बातें ऐसी होती है जो समझ में नहीं आती अच्छे लोगों को, जो उनको भी नहीं आई थी, प्रधानमंत्री जी को भी नहीं आई थी। फिर अभी वो मणिपुर में बोल गए। आप बताइए मुझे, पार्लियामेंट के अंदर जा रहे हैं, 77 दिन हो गए, 77 दिन हो गए, उसके अंदर आपने ये सब नहीं बोला। 50 साल का मेरा अनुभव राजनीति का। अगर एक राज्य में आग लग रही हो, पूरे राज्य के अंदर आग मामूली नहीं हो, आग धधकती आग हो, उसके अंदर आपने जिस रूप में अपने को पेश किया, सुप्रीम कोर्ट के इंडिकेशन मिलते ही मेरे ख्याल सेकंडों के अंदर बात ख़त्म कर दी अपनी, सेकंडों के अंदर। और मुझे अफसोस है कि कहाँ मणिपुर जल रहा है, कितने लोग मारे गए हैं, 150 लोग मारे गए, 200 मारे गए, 500 मारे, किसी को नहीं मालूम है, कोई हज़ारों की बात कर रहा है। वहाँ का मुख्यमंत्री कह रहा है कि आप तो एक रेप घटना की बात कर रहे हो, ऐसी 100 से अधिक घटनाएं हो चुकी है मेरे राज्य के अंदर, और पता नहीं अब आगे 1000 तो उन्होंने बताई, अब तो फिगर आ रहे हैं 3-4 हज़ार FIR लॉन्च हो चुकी है। तो कहने का मतलब है कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री ने बिहेव किया और जिस प्रकार उन्होंने दुख प्रकट किया और कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मणिपुर, और मुख्यमंत्री को मैं कहना चाहूँगा कि आप वहाँ पर ध्यान रखें। बताइए आप, ये प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के स्वाभिमान पर चोट करी है। कहाँ तो मणिपुर है जहाँ पर क्या नहीं हो रहा है, वहाँ क्या नहीं हो रहा है, और वो कहते हैं 140 करोड़ जनता को संसार होना पड़ रहा है। 140 करोड़ जनता को संसार नहीं होना पड़ रहा है, वो तो दुखी है आपके सरकार के कारनामों से, आपकी विफलताओं से, आपकी लापरवाही से। एक बार गृह मंत्री जाके आ गए और तीसरी कर ली, जलते रहे, मरते गए, झोपड़े जल रही है, सब कुछ जल रहा है वहाँ पर। और जो रेप और जो घटनाएं जो आप देख रहे हो क्या क्या नहीं हो रहा है, उनके बारे में आपने खाली चंद सेकंडों में अपनी बात ख़त्म कर दी, फॉर्मेलिटी करके। वो खुद नहीं जाते, मान लो PM में मीटिंग बुलाते, बराबर रेगुलर पता करते क्या हो रहा है, प्रोग्रेस क्या है, कंट्रोल कैसे होगा। आप कर्नाटक घूम रहे हो, राजस्थान घूम रहे हो, छत्तीसगढ़ घूम रहे हो चुनाव के अंदर। ऐसा मैंने पहली बार अनुभव किया कि प्रधानमंत्री लेवल का एक गरिमा होती है, प्रधानमंत्री पद की बहुत बड़ी गरिमा होती है। हमारे ऐसा कि गर्व की बात होती है, हमारे देश के प्रधानमंत्री है, दुनिया के मुल्कों में जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। वो आदमी, मणिपुर हमारा राज्य है, ये नहीं बोलना चाहिए, उनकी सरकार है, उनकी सरकार है। अगर वहाँ कांग्रेस सरकार होती तो आप कल्पना कीजिए वो क्या क्या बोलते। तो कहने का मतलब कि ये बातें भी देश में हो रही है, जो बहुत दुखद है। मैं जो आज आपके सामने पेश हुआ हूँ, आपको मैं तकलीफ दी है मैंने, वो मैंने विशेष जो कल एक्ट पास हुआ है वो हमारे लिए इतिहास बन गया। नरेगा की बात मैंने छेड़ी है कि नरेगा राइट टू नरेगा दिया है देश को, 4 कानून बना के
विशेष सोनिया गांधी ने और मनमोहन सिंह जी ने। आज़ादी के बाद में पहली बार किसी सरकार ने अधिकार आधारित युग की शुरुआत करी है। उसका लाभ क्या मिल रहा है आप सोच सकते हो, कल्पना कर सकते हो। पूरे देश के अंदर बच्चों को 8वीं तक की शिक्षा फ्री प्राइवेट स्कूलों के अंदर। आपको मालूम होगा, खुशी होगी, राजस्थान सरकार ने 8वीं से 12वीं कर दी है। राजस्थान के पहले गवर्नमेंट देश के अंदर जिसने 12वीं तक भी हमने कर दी है। फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू है, राजस्थान लागू हमने 2 रुपये की बजाय 1 रुपये किलो गेहूँ कर दिया था उस वक्त में भी। हम तो वो फॉलो कर रहे हैं जो कि वहाँ पर फैसले हुए थे। पर कहने का मतलब ये है कि समय आ गया है कि आप विश्व गुरु बनने की बातें कर रहे हो, पहले घर को संभाल लो। जो हमारे देशवासी हैं, भूखमरी के शिकार हैं, कुपोषण के शिकार हैं, उनका क्या कर रहे हो? उनके जीने का अधिकार उनको भी है। ये हमने जो कानून कल पास किया उसकी भावना भी आप समझ लो वही है कि कानून क्या कहता है, संविधान क्या कहता है। संविधान की जो भावना, राज्य की नीति निर्देशक डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हमारे हैं, उसमें कहते हैं समान न्याय और निःशुल्क विधिक तत्व नंबर 1, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार और कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। ये आप बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर महान नेताओं ने डिस्कशन किए, डॉक्टर अंबेडकर का संविधान आया। आज समय आ गया कि हम मांग क्यों करें बार बार। आप लोग गवाह इस बात के, मैं कई बार कह चुका हूँ कि मैंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, रिक्वेस्ट करी है कि 4 कानून बनाए मनमोहन सिंह ने, 5वां आप बनाइए, राइट टू सोशल सिक्योरिटी। उसमें सब बात आ जाएगी, सब बातें आ जाएगी, पेंशन भी आ जाएगा, गारंटी मिलेगी लोगों को। वो वक्त आ गया कि आप सोशल सिक्योरिटी का नाम दीजिए, उस अम्ब्रेला के अंदर तमाम बातें आएगी। उससे हर परिवार देश का, अब कई बार कई गलतियाँ होती, छूट जाते हैं, कहीं आते हैं कहीं नहीं आते, कि जब मालूम नहीं पड़ती है। कानून बन जाएगा तो इस देश के हर परिवार को सुरक्षा मिलेगी, जिस प्रकार दुनिया के मुल्कों में मिलती है। विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री इतने मुल्कों में जाते हैं तो मुझसे ज़्यादा 1000 गुना ज्ञान ज़्यादा उनका है, उसका उनको उपयोग करना चाहिए। अपने अनुभवों का, ज्ञान का उपयोग करें वो। और जो दुनिया के मुल्कों में सोशल सिक्योरिटी लागू, चाहे जर्मनी है, चाहे वो इंग्लैंड है, अमेरिका है, जो भी है, यूरोपियन कंट्रीज है, उनका अध्ययन करवा ले। उसके बाद में इस देश के लिए जब 140 करोड़ की बार बार वो बात करते हैं, 140 के आंकड़े उनको पक्के याद हो गए हैं, तो क्यों नहीं वो जो है उसी ढंग का जो हम संभव हो सकता है वो यहाँ एक्ट लागू करें, सोशल सिक्योरिटी। मेन बात ये है। और वही भावना जितनी हम कर सकते हैं, जितनी हमारे स्थिति है राज्यों की, उसके हिसाब से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। पहले मैंने इंदिरा गांधी के नाम से शहरी रोजगार योजना चालू करी। देश में 1-2 राज्यों में मुश्किल जो होगी, उनका अनुभव हमने लिया। आज हम जो एक्ट लाए हैं महात्मा गांधी के नाम से, मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट, उसके अंतर्गत जो आज 100 दिन का रोजगार तो नरेगा में है, 25 दिन की गारंटी हमने दी है, नंबर 1। नंबर 2, शहरी रोजगार योजना बनाई हमने इंदिरा गांधी के नाम से, उनमें 25 दिन का 125 दिन पूरा हम दे रहे हैं उसके लिए, तो शहरों के लिए तो। और पेंशन मैंने 1000 रुपये कर दिया अभी मिनिमम, और 15% बढ़ेगा, प्रति वर्ष बढ़ेगा, वो प्रोविजन भी कर दिया। जैसे कोई सरकारी नौकरी में रिटायर होता है आदमी तो उनको बढ़ोतरी होती है, हमने व्यवस्था कर दी है। ये हमने एक स्टेप उठाया है, उस दिशा में है। आने वाले वक्त में हम आगे बढ़ सकते हैं। जो मैं बार बार करता हूँ, सोशल सिक्योरिटी बात करता हूँ, हम यहाँ रुकने वाले नहीं हैं। हमारे घर सरकार आएगी तो हम चाहेंगे इस थीम को हम आगे बढ़ाएं और भारत सरकार पर दबाव बनाएंगे लगातार। हम चाहेंगे कि राहुल गांधी ने जो कहा था न्याय योजना 6000 रुपये वाली, वो योजना ही क्रांतिकारी थी। मैनिफेस्टो में सरकार हमारी नहीं बनी, अलग बात है, परंतु हम चाहते हैं कि सोशल सिक्योरिटी को लेकर के लगातार हम लोग इस बात को उठाएं, जिससे कि बता सकें कि देशवासियों को और प्रदेशवासियों को इसकी ज़रूरत है। आज जो जिस प्रकार से पेंशन हम दे रहे हैं,
आपको शायद दुख होगा इस बात को या जानकारी होगी कई लोगों को, भारत सरकार 200 रुपये देती है पेंशन। आप बताइए, सिर्फ 200 रुपये। 20 साल से मैं देख रहा हूँ, जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री था तब 200 रुपये थे, आज भी 200 रुपये हैं, और 300 रुपये कुछ लोगों को, 80 साल के ज़्यादा लोगों को। आप बताइए, ये सोशल सिक्योरिटी है? तो मैं चाहूँगा, वक्त आ गया है, जो कानून हमने बनाया है सोच समझ के बनाया। और आपको शायद याद होगा, आप मेरे कई लोग बैठे होंगे हाउस के अंदर, एक मैंने वहाँ कोट किया था बराक ओबामा को, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। मिस्टर बराक ओबामा ने 14 अगस्त 2010 को कहा था कि 75 वर्ष पूर्व 14 अगस्त 1935 को वैश्विक आर्थिक मंदी के दौर में, प्लीज़ आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा, अब तो खैर 90 साल हो गए होंगे इस बात को, मिस्टर फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने 90 साल पहले कल्पना करी, जो मैं आपको कह रहा हूँ आज, कि वैश्विक आर्थिक मंदी के दौर में भी फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने सामाजिक सुरक्षा को, जो सोशल सिक्योरिटी बात मैं कर रहा हूँ, कानून का रूप देते हुए अमेरिका के मध्यम वर्ग के लिए आधारशिला रखी थी, जिससे ये सुनिश्चित हो सका कि वृद्धजन उम्र भर कठिन परिश्रम करने के बाद सत्सम्मान सेवानिवृत्त हो सके। इस आश्वासन को निभाना हमारी जिम्मेदारी है, जिससे हमारे बुजुर्ग, दिव्यांग और समस्त देशवासियों को सर्वदा सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हो सके। ये अगर 80-90 साल पहले अमेरिका से मुल्क में बात हुई है, वैसे लंबा कोट इनका है, उसमें उन्होंने ये भी कहा था, अभी मैं लिख के नहीं लाया हूँ, ये कहा था हम इन शक्तियों को, जो जैसे मैं एनपीएस की बात करता हूँ ओपीएस के मुकाबले, उसने उस वक्त कहा है, इन शक्तियों को हम बाज़ार के डिपेंड नहीं करवा सकते हैं। वही बात जो आज मैं कहता हूँ शेयर मार्केट और आप म्यूचुअल फंड पे आधारित करो एनपीएस को, उस वक्त उसने कहा था कि हम इनको, सरकार को जो है ऐसा फंड नहीं बना सकते कि आप डिपेंड उनके ऊपर हो जाओ मार्केट पर। इस सरकार के दायित्व हम कैसे इनकी सोशल सिक्योरिटी करें। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, कोविड के बाद में जो स्थिति बनी है और विशेष बन गई है, कोविड के बाद में जो है स्पीड बनी है, वो स्पीड जो है लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अच्छे अच्छे पत्रकारों मित्रों का उस दौरान के अंदर एक दूसरे पत्रकार की बात क्यों करूं, आप लोग तो भुगतभोगी हो, आपके मालिकों ने तो जो आपके साथ बिताई है कोई बिता नहीं सकता। मैं मालिकों की बात करता हूं तो मालिक सोचते हूँ कि हमारे खिलाफ बोल रहा है। खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ मैं, कई मालिकों ने ध्यान नहीं रखा, कई मालिकों ने 70,000 की 50,000 कर दिया, 50 का 30 कर दिया। कोविड ख़त्म हो गया है, विज्ञापन की भरमार है हर रोज अखबार के अंदर, इतने विज्ञापन आते हैं कि सरकार का विज्ञापन के लिए जगह नहीं मिलती उनको, तब भी वो 30 का 50 करने तैयार नहीं है। वो तो अलग मिस मैटर है आपका। पर ये दुख है इस बात का कि वो सोचे कुछ भी। मैं ये मानता हूँ कोविड के बाद में स्थिति इतनी नाजुक हुई परिवारों की, स्वाभिमान के लोग हैं, बोलते नहीं हैं, मन में सोचते हैं यार क्या हो रहा है। बहुत हालत ख़राब हो गई लोगों की, कई लोगों के घरों में लोग मर गए बेचारे। हमने उन सबको नौकरी देने का तय किया है राजस्थान में। एकमात्र राजस्थान राज्य होगा मेरे ख्याल से जिसने नौकरी प्रति परिवार, जहाँ पर बच्चे ऑर्फन हो गए हैं, नौकरी हम दे रहे हैं उन लोगों को। इस प्रकार से जो हमने फैसले किए हैं उसी ढंग से मैं चाहूँगा, ये आज एक गारंटी कानून बनाया तो उसकी कड़ी के अंदर मैं यही बातें कह रहा हूँ कि हमने जो फैसले किए 10 महंगा शिविर लगाया हमें, ये तमाम एक सोशल सिक्योरिटी है। रेवड़ी कहने वाले खुद रेवड़ी बांट रहे हैं, मध्य प्रदेश में बांट रहे हैं, यूपी में बांट रहे हैं, उनकी परवाह नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये जो स्थिति बनी है देश के अंदर, मैं फिर कहना चाहूँगा आपको कि एंटाइटलमेंट बेस्ड जो है सोशल सिक्योरिटी मैंने बात की थी, उसी ढंग से हम आगे बढ़ना चाहते हैं और इसका बहुत बड़ा वेलकम हो रहा है लोगों के अंदर। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आने वाले वक्त के अंदर जो भावना संविधान की प्रेमबल में भी है, सबको समानता का अधिकार भी है, उसके अंतर्गत हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि
जिस प्रकार हमारी योजनाओं का वेलकम हुआ अभी, वो आप सबकी जानकारी के अंदर है कि राजस्थान वो राज्य देश के अंदर है जिसने सबसे पहले राइट टू इन्फॉर्मेशन दिया था एक्ट। आप लोगों को याद होगा कई लोगों को, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो बना है भारत सरकार का, उसकी शुरुआत राजस्थान से हुई है। नंबर 1 राइट टू हेल्थ बना है, एक्ट बना है, देश में नंबर 1 मात्र राजस्थान राज्य है। राइट टू हेल्थ कोई क्रांतिकारी काम है, जिनके घरों में 5 लाख 10 लाख 15 लाख खर्च हो रहे हैं और उनका फ्री इलाज हो रहा है, वो जानते हैं कि इसका क्या फ़ायदा मिल रहा है। तो आप सोच सकते हो दूसरा कानून भी हमने बनाया है यहाँ पर। और तीसरा ये कानून जो बन रहा है मिनिमम इनकम गारंटी का, ये भी राजस्थान ने पहल करी है। तो राजस्थान एक प्रकार से प्रोग्रेसिव स्टेट है, क्योंकि 5 साल हमने कोई टैक्स नहीं लगाया, हमारी आर्थिक स्थिति हमने मजबूत करी है। कुछ आप सोच लीजिए कि अगर आर्थिक स्थिति मजबूत हमारी हुई है और उसको लेके हम आगे बढ़े हैं, उसका देख लीजिए कि हमारी वित्तीय स्थिति की बात बताना चाहता हूँ मैं आपको। रेवेन्यू हमारा बढ़ा 17% बढ़ा, 17% बढ़ा रेवेन्यू। और 5 बजट मैंने पेश किए, एक भी टैक्स नहीं लगाया। बीजेपी गवर्नमेंट के वक्त में फिस्कल डेफिसिट जो था, राजकोषीय घाटा, वो 9.25% था, अब वो 3.5% पे आ गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी है। केंद्र सरकार द्वारा भी जीएसडीपी जो है वो 4.35% के कर लेने की सीमा रखी है। कहने का मतलब ये है, जिस प्रकार से हमने मैनेजमेंट किया, वित्तीय प्रबंधन किया है, और कई बार बात उठती है कर्जे की बात उठती है, कर्जा बढ़ गया है। कर्जा हर सरकार में बढ़ता है, भारत सरकार में बढ़ता है। भारत सरकार का कर्जा आप देखिए, जब यूपीए गवर्नमेंट की बजाय एनडीए गवर्नमेंट बनी थी तब 55 लाख करोड़ था, अब बढ़ के हो गया वो 1 करोड़ 60 लाख हो गया। 55 लाख का 1 करोड़ 60 लाख करोड़ कर्जा भारत सरकार पे हो गया। पर कर्जा लेने का पूरा कंट्रोल भारत सरकार पर है। कर्जा वहीं मिलता है राज्यों को, उतना ही मिलता है जितना उनकी कैपेसिटी होती है। हमारी कैपेसिटी जितनी है उतना वो अलाउ करते हैं। उनके बगैर मर्जी के हम 1 लाख का कर्जा नहीं ले सकते हैं। इसलिए तमाम फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू सरप्लस सब देख करके कर्जे मिलते हैं और उसमें हम परफेक्ट हैं। राजस्थान कई पैमाने पे तो नंबर 1 राज्य हैं, पर मैं ये बातें मैं कभी और आपसे करूँगा। पर क्योंकि स्थिति ऐसी बन गई है, इतने घबरा गए हैं कि हमने जो परफॉर्मेंस की है उसके माध्यम से हम लोग पैरामीटर से ऊपर आ गए। कब ये बीजेपी वालों के पास कहने को कुछ है नहीं, तो जो रटी रटी बातें हैं इनकी है। हर राज्य में जो विपक्ष बोलता है, हर राज्य में विपक्ष बोलता है करप्शन बहुत बढ़ गया है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है। रटे रटे बातें बोलने का एक प्रकार से उन्होंने, आप कहना चाहिए, धावा बोला है राजस्थान सरकार पर, क्योंकि कहने कुछ है नहीं। प्रधानमंत्री पर कहने कुछ नहीं है। यहाँ के नेताओं को जवाब देना पड़ता अमित शाह को और प्रधानमंत्री जी को, तुमने इश्यू क्या बनाया है। इश्यू जब नहीं बने कोई भी, तो वही बातें जो रेडी रही बातें हैं विपक्ष की, वो बातें बार बार बोल रहे हैं। उसका असर जो है जनता में कोई नहीं पड़ रहा है। ये कितने झूठ बोल लो भाई, आंकड़े एनसीआरबी के बताते हैं, वो झूठ बताते हैं। एनसीआरबी आंकड़े हमारे पास में है, हम बता सकते हैं उनको, किसी को भी, कि एनसीआरबी आंकड़े बताएंगे कि किस राज्य में क्या स्थिति है। वो घुरा फिरा के बात कर रहे हैं। पर ओवरऑल जो है राजस्थान में स्थिति अच्छी है। हमने नवाचार किया, जो पुलिस के अंदर कंपल्सरी एफआईआर करी, उसका इम्पैक्ट पूरे देश के अंदर है। मैं पूछना चाहूँगा मोदी जी से और इनके नेताओं से कि भाई आप ये बता दीजिए, अगर हमारा प्रयोग अच्छा है, एफआईआर का अगर कोई थाने में जाए, थानेदार उसको भगा दे, कांस्टेबल भगा दे, अच्छे लोग नहीं जाते थाने के अंदर।
बेइज्जती कौन करवाएगा जाकर के वहाँ, ये स्थिति होती है। और यहाँ पे जो है हम लोगों ने कहा कंपल्सरी होगी, चाहे संख्या बढ़ रहा हो, उसकी संख्या बढ़ी है तो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं हमारे खिलाफ में। हमने कहा एसपी ऑफिस में FIR हो गई, थाने में नहीं हुई तो एक्शन होगा, थानेदार के खिलाफ होगा, वो हो रहे हैं और नौबत नहीं आ रही अब तो ये जो नवाचार हमने किया उससे हमारी तफ्तीश की टाइम बहुत कम हो गई। मैंने पहले बताया आपको कि 7 दिन थे, मेरे ख्याल से 7 दिन हो गई होगी। जो कोर्ट से के आदेश होकर आते थे 173 के अंदर, बहुत कम हो गए अब। तो जो हमने नवाचार किया वो तो अलग है। और बदनाम करने के लिए, झूठे बदनाम करने के लिए इनके रोज़ मीडिया से बात करते हैं, रोज़ मीडिया से बात करते हैं और उसी रूप में ये लोग जनता गुमराह करने का अभियान चला रखा है रोज़ का। वो कौन सा इन्होंने नारा दिया है, नहीं सही राजस्थान। अब इनको पूछो कि हमारे तो स्कीम में उनको तो वो वेलकम कर रहा है, आपको नहीं सहेगा, आपको नहीं सहने वाला है। तुमने इतना निकम्मापन दिखाया क्यों है आपने? 4.5 साल में आपको इशू नहीं बना पाए सरकार के खिलाफ में। जनता जवाब देगी इनको आने वाले चुनाव के अंदर। अब आप बताइए, प्रधानमंत्री जी 27 तारीख को आ रहे हैं सीकर के अंदर और किसानों को 20,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं किसान सम्मान निधि। मार्केटिंग की तो मैंने कह दिया आपको, मार्केटिंग में मोदी जी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मार्केटिंग से चल रहा मामला उनका। अब बताओ 20,000 करोड़ के लिए सीकर में पूरे देश भर के जो है किसान, उनको जो है डीबीटी करेंगे वो सिर्फ 20,000 करोड़ पे। संख्या पता नहीं कितनी है किसानों की, हैं 9 करोड़ लोगों को, 9 करोड़ लोगों को डीबीटी करेंगे वो। और आप देखो कृषि बिजली की हम सब्सिडी दे रहे हैं राजस्थान के अंदर, खाली एक योजना की कृषकों को, वो 20,000 करोड़ की है। अब कल्पना कीजिए क्या मार्केटिंग कर रहे हैं वो। हम 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं 12-13 हज़ार करोड़ रुपए लगा करके। तो कहने का मतलब है कि जो मैं बार बार बोलता हूँ, इनकी कथनी में करने में अंतर है। हमारी जो योजनाएं हैं सरकार की और जो हमारे फैसले हैं उससे घबरा करके इन लोगों ने ये तय किया कि इस प्रकार सरकार को बदनाम करें, उसी में लोग लगे हुए हैं। और मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार का माहौल बना है राजस्थान के अंदर, उससे घबरा करके बौखला गए हैं। और इसीलिए इनके पास पूरी कैबिनेट है, प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी आ गए हैं। प्रधानमंत्री 6ठी बार आ रहे हैं मेरे ख्याल से सीकर के अंदर, 5वीं-6ठी बार आ रहे हैं। और साथ में आपके अमित शाह जी, नड्डा साहब आते ही हैं जो भी शुरुआत के लिए। बाकी नेता लोग बोल ही रहे हैं और राजस्थान के नेताओं की तो वही रटे रटे बातें होती है, झूठे आरोप लगाने में मास्टरी इन लोगों की। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये हमारा जो बिल है, इसके अंदर आने वाले वक्त के अंदर पूरे प्रदेशवासियों की नया विश्वास पैदा होगा। चाहे हम शहर में रहते हैं, गांव में रहता है, कोई व्यक्ति हो जो काम मांगेगा उसको 15 दिन में काम सरकार को देना पड़ेगा। अगर नहीं देगी उसके लिए नियम बना रहे हम लोग, जैसे नरेगा के अंदर बने हुए नियम बने हैं, हम यहाँ नियम अपने बनाएंगे। नरेगा के अंदर है कि अगर आप काम मांगते हैं, नहीं देते हैं काम, सरकार नहीं दे पाती है, तो आपको 30% मिलता है 1 महीने तक घर बैठे हुए। और उसके बाद में काम नहीं मिलता तो आपको 50% मिलता है। ये कानून है भारत सरकार का। हम लोग उस पैटर्न पे कानून बनाएंगे और कानून बनाएंगे नहीं, उस कानून का प्रचार प्रसार करेंगे, जिससे कि लोगों को मालूम पड़े कि कानून ये भी है। अभी कई गरीब आदमी होता है, अनपढ़ आदमी है बेचारा, ये उसका फ़ायदा उठा ही नहीं पा रहा हो। तो हम चाहते हैं कि ये कानून बनाया हमने, इसका एक्चुअल में लाभ मिले, उन गरीब तक मिले जिसके लिए कानून बना है। ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपको। ठीक है, धन्यवाद। पैसा कहाँ से आएगा? देखिए, भारत सरकार भी कई बार इसको बढ़ाती है, कई बार कम करती है, ठीक है ना। कोविड के अंदर कुछ बढ़ाया मजबूरी के अंदर,
पर जब गारंटी सरकार ने दी है गारंटी, तो गारंटी का मतलब है आपको फिर उनको मजदूर लगाना भी है और पेमेंट भी करना है। तो गारंटी हमने इसलिए दी कि हमारे पैरामीटर शानदार है, वित्तीय प्रबंधन शानदार है, और हमने प्रयोग किया इसका शहरी योजना का भी, कामयाब हम हुए तो 25 दिन बढ़ा दिए। इनमें जो शहरी जाति वाले लोग हैं, कथोड़ी जाति लोग हैं और दिव्यांग है गाँव के अंदर, उनको हम 200 दिन का रोजगार दे रहे हैं इसी में, नरेगा के अंदर भी, उसकी गारंटी मिल जाएगी इनको। हमारे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं देखिए, तो देश के सामने चुनौती यही तो है, देश के सामने चुनौती है। जो राहुल गांधी की यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, उस पर उन्होंने कहा महंगाई के साथ में बेरोजगारी, नॉन वायलेंस और अमीर गरीब के बीच में खाई बढ़ती जा रही है। तो ये भारत सरकार को सोचने वाली बातें भी हैं कि कैसे गरीब अमीर के बीच में खाई बढ़ती जा रही है, उसको कैसे ठीक करें, इकोनॉमी को कैसे मजबूत करें। पर अगर संविधान में लिखा हुआ है, मानवीय दृष्टिकोण है, तो सुनिश्चित करना पड़ेगा कि इस देश के हर परिवार को सुरक्षा मिले, सोशल सिक्योरिटी मिले। बेरोजगारी तो बहुत बड़ी चुनौती है देश के सामने, उसको भारत सरकार जितना लेना चाहिए सीरियसली ले नहीं रही है। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे प्रति वर्ष, आज वो 40,000 नौकरियों का आज 10:30 बजे मेरे ख्याल से हुआ प्रोग्राम, अभी 40,000 50,000 नौकरियों के लिए वो खुद बैठ के अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं। आज सुबह इनकी वीसी थी मेरे ख्याल से, जिसमें ठीक है 40,000 के आसपास थे मेरे ख्याल से, 80,000 नौकरियाँ लगी पूरे देश के अंदर। उनका वो खुद ही बैठ करके अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं, जारी कर रहे हैं वीसी से। राजस्थान से हुआ उसका प्रोग्राम, यहाँ भी हुआ है। तो आप सोच सकते हैं बड़ी चुनौती है। पर मेरा उद्देश्य जो मेरा कहना था, सोशल सिक्योरिटी देश के लिए लागू होना आवश्यक है, ये मेरा मानना है। ये हमारा छोटा प्रयास है, तो इसे और आगे बढ़ना पड़ेगा। धन्यवाद। थैंक यू उदित जी। और अब आगे ऑनलाइन जुड़े हैं हमसे द हिंदू न्यूज़पेपर से। ये देखिए, बीजेपी वाले तो मुझे 5 साल यही कह रहे हैं, राजस्थान के अंदर बजट पेश कर दिया है, पैसा कहाँ से आएगा। बजट पे वो जो प्रतिक्रिया देते हैं तो ये कहते हैं कि साहब बजट पेश हो गया है, उनके पास कहने को कुछ होता नहीं आलोचना करने के लिए, तो इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो हमने कहा जादू से आएगा, मैजिक से आएगा, और मैंने करके दिखा दिया मैजिक। आप देखिएगा कि पहली बार मैं सुन रहा हूँ, हमारे एमएलए हैं या जनप्रतिनिधि हैं, वो कहते थे ऐसा तो कभी हो ही नहीं कि जो घोषणा हुई बजट में, वो घोषणा हमारे यहाँ लागू हो रही है। पानी हो, बिजली हो, कॉलेज खोलना हो, तहसील खोलना हो, एसडी ऑफिस खोलना हो, ये पहली बार हो रहा है राजस्थान के अंदर। तो मैनेजमेंट हम लोग कर रहे हैं अच्छा, और इसलिए मैंने कहा रेवेन्यू हमारी बढ़ती जा रही है और बढ़ाएंगे हम इसको। मैंने आपको कहा कि रेवेन्यू थोड़ा मैंने बढ़ा, मैंने कहा था आपको। अच्छा, और अब ये शायद आपको मालूम होगा कि जो हमारी जो आर्थिक विकास दर है, हम देश में नंबर 2 पे हैं। नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश, वो तो आपको मालूम ही है, 11.4%, और नंबर 2 हम लोग 11.04%, जो आपने कहा। इसलिए आप निश्चिंत रहें, हम लोगों ने अगर ये कदम उठाया है, सोच समझ के उठाया है। लगातार सरकार को घेरते आ रहे थे। वो एक सभा के अंदर उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि सबसे भ्रष्ट सरकार जो है वो हमारी सरकार है, और कल उन्होंने विधानसभा के अंदर सरकार को बैकफुट पर ला दिया। ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है, और इस पे हम लोग अपने हिसाब से ही चर्चा करते हैं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, मुख्य मुद्दा है महात्मा गांधी मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट। अगला श्याम सुंदर शर्मा। आपका अच्छा क्वेश्चन है। मैं कहना चाहूँगा कि ये जो हमने एक्ट बनाया है,
एक्ट बनाया है और हम चाहेंगे 15 अगस्त तक जो है इसके नियम बनने पड़ेंगे। वो गवर्नर साहब के आदेश के साइन होकर आएगा तभी कानून बनेगा, परंतु हम कोशिश कर रहे हैं इसके नियम कायदे जो हैं वो भी हम 15 अगस्त तक बना दें, जिससे कि जल्दी लागू हो सके। ये जो नरेगा हो या हमारे जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना हो या पेंशन हो, इससे जो इकोनॉमी है किसी प्रदेश की वो और मजबूत होती है। जितना पैसा हम देते हैं वहाँ पर खर्च होता है, उससे इकोनॉमी बहुत मजबूत होती है। मैं अभी गया था ट्राइबल एरिया के अंदर, तो मैंने सुना, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। ट्राइबल एरिया के अंदर जब से नरेगा आने के बाद में, उसके पहले जो जनरल कास्ट के लोग थे, व्यापारी थे, दुकानदार थे, जो भी थे, वो भी वहाँ को ज़्यादा पैसे वाले नहीं थे, तकलीफ में थे वो भी, क्योंकि आदिवासी वाले पैसा कहाँ होता है। दुकानें खोलो कुछ भी करो, पर पैसा तो अगर चलेगी नहीं दुकान तो क्या पैसा कमाएंगे। उनकी माली हालत भी ठीक नहीं थी। वहाँ के लोगों का कहना साहब जब से नरेगा आया है, जब से यूपी गवर्नमेंट ने लागू किया इसको, उसके बाद में पूरा सीनियर बदल गया गांव का अंदर। दुकानदार भी, जनरल कास्ट वाले भी, क्योंकि ट्राइबल वालों के स्कीम चलाती, सरकार चलाती, स्कीमें चलाती वेलफेयर के लिए, पर जनरल कास्ट के लिए कोई स्कीम होती नहीं है। परिवार में खर्चे, उनके भी खर्चे होते हैं, कोई बहुत बड़े अमीर तो होते नहीं वो लोग, दुकानदार, छोटे दुकानदार भी, वो भी बड़े वहाँ पर खुशहाल हो गए हैं। तो जितना हम पैसा खर्च करेंगे गरीबों के लिए, वहाँ पर खर्च होगा, उससे इकोनॉमी मजबूत होती है। बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18। मुख्यमंत्री जी, आप कह रहे हैं कि पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है, तो फिर एक बर्थ भी इस बारे में जनता जरूर जानना चाहती है प्रदेश की। आज आपने सुझाव दिया, मैं इसको दिखवाता हूँ। हमारे बीच आउटलुक। देखिए, वैसे तो हम भारत सरकार से मांग कर ही रहे हैं, जो हमारे रायपुर के कांग्रेस अधिवेशन के अंदर ही मांग हुई थी, जातिगत जनगणना शुरू हो, पर सेंसर की जगह सेंसस है। भारत सरकार को चाहिए कि आप डिले क्यों कर रहे हो बार बार, सेंसर करवाना चाहिए आपको, नंबर 1। नंबर 2, आप कह रहे हो कि आप इनको कैसे अंदाज करेंगे कितनी प्रॉब्लम हो गई है। तो आप जानते हैं कि भारत सरकार के फॉर्मूले तो हैं, NSSO के फॉर्मूले होते हैं कि आप जब कभी स्कीम बनाते हैं, नई स्कीम बनाते हैं, तो पिछली जनगणना से आगे जनगणना में कितने साल बीत गए हैं, एक सेट फार्मूला भारत सरकार का होता है, उसके अंतर्गत अंदाज कर लेते हैं, अंदाज से काम चलता है। पर मैं इतना कह सकता हूँ आपको, गारंटी दी है तो इनको सुनिश्चित करने के लिए दी है कि सबको रोजगार मिलेगा और सबको रोजगार मिलेगा। उसी ढंग से जो हमने कार्ड बनवाए अभी हम जन आधार कार्ड बनवाए हैं। हम लोग महिला सशक्तिकरण के लिए 1 करोड़ 35 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन बांटने जा रहे हैं और 1 करोड़ 93 लाख परिवार है राजस्थान में करीब करीब। उसमें से आपको आश्चर्य होगा, खुशी होगी कि अभी लगभग 1 करोड़ 60 लाख 65 लाख तक पहुंच गए हैं परिवार तक, जो हमें आके उन्होंने कार्ड लिए, हमारे गारंटी कार्ड 10 कार्ड। 25 लाख का बीमा कोई मामूली बात तो नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने, मैंने खुद ने देखा कि बहुत बड़ा एक बोर्ड दिखा रहे हैं, खुद हाथ में पकड़ करके, देखो 5 लाख का बीमा दे रहा हूँ भाइयों में आपको, भाइयों और बहनों, वो 5 लाख का बीमा दे रहा हूँ मैं आपको। और यहाँ आके वो लॉन्च करने वाले थे बीकानेर के अंदर, मालूम पड़ा राजस्थान 25 लाख का बीमा है। तो यहाँ के नेताओं ने कहा साहब ये उल्टा हो जाएगा हमारे लिए, तो वो फिर प्रोग्राम कैंसिल किया यहाँ पे। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आबादी बढ़ती उसके हिसाब से जनगणना करके, अंदाज करके फिर स्कीम बनाई हमने। अगला प्रश्न। आपने तो पूछा नहीं चोट लगी कैसे। चलो ठीक है, बोलो। तो क्या वो उस माहौल में कुछ कमी आई है पिछले 15 दिनों में, यदि बात की जाए जब से आप नहीं, कोई कमी नहीं आई है। ये तो मेरे लिए गर्व की बात है। मैं 20 दिन से घर बैठा हुआ हूँ,
लगातार दौरे कर रहा था। मैं वीसी के माध्यम से जुड़ रहा हूँ लोगों से, पर लोगों के संदेश मेरे पास जो आ रहे हैं, सोशल मीडिया में आ रहे हैं, उससे मुझे इस बात की खुशी भी है और गर्व भी है कि राजस्थान की जनता ने कांग्रेस पे भरोसा किया इस बार। 5 साल से जो कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रस्ताव पास होते हैं, अधिवेशन होते हैं, हम उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसका नतीजा है कि हमारी स्कीम में, मैंने पहले कहा आपको, आप खुद भी अनुभवी ये मालूम कर सकते हैं कि जो मैंने वादे किए हैं बजट में, आज 90% बजट अगर पूरा हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। तो हम लोग इस मामले में सौभाग्यशाली भी हैं, जो घोषणाएं हो रही है वो लागू भी हो रही है। सर एक और मेरा प्रश्न है, चूँकि राजस्थान में अब चुनाव नज़दीक है, कई मुद्दे हावी रहते हैं, चुनावी मुद्दे भी रहते हैं राजस्थान में। एक बड़ा मुद्दा जिसको बीजेपी और विपक्षी दल लगातार उठा रहे हैं वो बिगड़ती कानून व्यवस्था का है। चूँकि आपकी तरफ से लगातार बताया जा रहा है कि जो पंजीकृत FIR है उसको अनिवार्य कर दिया है, उसके कारण आंकड़े बने हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी के लीडर्स के पास इन आरोपों को लेकर कोई एक रणनीति है, क्योंकि लगातार चुनाव में ऐसे आरोप प्रत्यारोप की सिलसिला चलता रहेगा? देखिए, वैसे NCRB की जो है आंकड़े प्रति लाख जनसंख्या पर महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में देश में भाजपा शासित प्रदेश जो है असम, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, उड़ीसा, हरियाणा, तेलंगाना टॉप 5 पर है। ये आंकड़े मेरे नहीं, NCRB के हैं। NCRB का पहला पेज खोलोगे आप किताब का, उसमें लिखा होगा कि संख्या बढ़ी है केसेज की, उससे अंदाज नहीं लगा सकते कि वहाँ क्राइम कितना है। वो मैंने आपको शुरू में कह दिया, संख्या मैंने बढ़वाई है। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि मेरे कोई वकील से बात कर रहा हूँ, डॉक्टर से बात कर रहा हूँ, वो जाते हुए डरते हैं थाने के अंदर। कोई छोटी मोटी घटना भी हो गई है, बेइज्जती हो गई है, नहीं जाते हैं वहाँ पर, आएंगे बड़ी बड़ी बेइज्जती हुई। मैंने क्या किया है, तमाम थानों के अंदर स्वागत कक्ष बनवा दिए, वेलकम रूम बनवाए उनके लिए। ऐसा कभी है हिंदुस्तान के अंदर? हर थाने में वेलकम रूम, 1-2 थाने बचे होंगे, वहाँ स्वागत कक्ष बने हुए हैं वहाँ पर। उसके मायने ये है कि आधा तो कम से कम उनको पुलिस वालों को शर्म आने लग जाती है, संकोच होता है यार कि ये स्वागत कक्ष बना हुआ, लोग क्या सोचेंगे मैं ढंग से बात नहीं कर रहा हूँ। देखो, ह्यूमन नेचर होती है। कोरोना में शानदार काम किया, कांस्टेबल ने काम अच्छा काम किया, कर्मचारी ने अच्छा काम किया, तो सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। तो मेरा मानना है कि हमारी अप्रोच बिल्कुल ठीक है। कानून तो कानून होता है, असेंबली का कानून है। अब नरेगा को मोदी जी ने कहा स्मारक के रूप में रहेगा, ख़त्म कर पाएंगे क्या वो? एक बात मैं कहना भूल गया जो आपने कहा था अभी पिछले क्वेश्चन में, कि देखिए ये जो माहौल ख़राब कर रहे हैं, ये इतने बौखला गए, इतने घबरा गए हैं, इनके पास कहने कुछ है नहीं। रटी रटी बात होती है विपक्षी पार्टियों की हमेशा। करप्शन बहुत है प्रदेश के अंदर, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, सुनवाई नहीं हो रही है, ये 2-3 बातें लगातार बोलते हैं लोग बात। वही बातें यहाँ बोलने जाने लग गई है। कॉन्क्रीट बात करो मुझसे आप, विकास में कहीं कमी रखी हम लोगों ने तो बताएं हमें भाई कि आपकी यहाँ पे कमी है तो हम उनको ठीक कर लेंगे। हम तो उनकी तरह अहम घमंड रखते नहीं हैं। हम तो कहते हैं हमारी आलोचना करो, जम के करो, पर तथ्यों के आधार पे करो। तथ्य आएंगे मेरे पास में, मैं समझूंगा पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर भी मुझे ठीक करना चाहिए अपने आप को, मैं ठीक कर लूँगा अपने आप को। तो आप सुनिए आप इनका कि महिलाओं के दुष्कर्म के सर्वाधिक मामले मध्य प्रदेश के अंदर है और ये राजस्थान को बदनाम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश किसके पास में है? बीजेपी के पास में है। हत्या, महिलाओं के विरुद्ध अपराध अपहरण में उत्तर प्रदेश देश में सबसे आगे हैं। हत्याओं में, महिलाओं के विरुद्ध अपराध में, अपहरण के अंदर, किडनैपिंग के अंदर यूपी जो है सबसे आगे हैं। सबसे अधिक कस्टोडी डेथ जो हुई है, कस्टोडी में डेथ, वो गुजरात में हुई है। वो कौन राज्य है? बीजेपी का राज्य है। नाबालिगों से बलात्कार यानी पॉस्को एक्ट के मामले में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर है, जबकि राजस्थान 12वें स्थान पर है। NCRB रिपोर्ट में 19 की तुलना में 21 में राजस्थान में महिलाओं के विरुद्ध अपराध कम हुए हैं।
19 की तुलना 21 में कम हुए हैं, जबकि बीच में आपके वो हो गया था, कोविड के कारण लॉकडाउन हो गया था। जबकि भाजपा शासित राज्य में, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, हमने कंपल्सरी कर रखी है, तब भी मामले कम हुए हैं। उनके वहाँ कंपल्सरी नहीं है, वहाँ कई रजिस्टर करते ही नहीं FIR, तब भी वहाँ सभी भाजपा राज्य में देखिए आप, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश में अपराध बढ़े हैं, ये आंकड़े हैं। गुजरात में अपराधों में गुजरात में अपराधों में 69% की बढ़ोतरी, सुनिए आप। हरियाणा में 24% बढ़ोतरी, मध्य प्रदेश 20% बढ़ोतरी हुई है। राजस्थान में FIR की अनिवार्य पंजीकरण नीति के बावजूद 21 में, वो तो मैंने बता दिया आपको कि तुलना में 5% अपराध कम हुए हैं, जबकि MP, हरियाणा, गुजरात, उत्तराखंड समेत 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अपराध अधिक दर्ज हुए हैं। ये आंकड़े हैं। इसलिए ये जो जानबूझ के मुझे मालूम है, अब मीडिया वालों को चाहिए जम के उनकी बात को सपोर्ट करे, मुझे दिक्कत नहीं, सपोर्ट नहीं करे, उनकी बात तथ्यों पे है, क्योंकि मीडिया की जिम्मेवारी भी है, वो देखे वो बोलने वाला क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। तो आप उनको अवश्य स्थान दें, पर तथ्यों को मालूम भी कर लें, वरना जनता गुमराह होती है। तो जरा खुलासा कर दीजिए, देश जनता जानना चाहते हैं एक साथ चोट कैसे लगे आपके। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। ये रिसर्च का विषय है, ये ठीक बोल रहे हैं कि डॉक्टर कह रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी में 30 साल की सर्विस हो गई है, 28 की हो गई है, ऐसा केस नहीं आया कि दोनों अंगूठों में फ्रैक्चर हो गया हो एक साथ में। CT स्कैन करवाने में गया तो CT स्कैन वाला कह रहा साहब कि आपकी जो बोन डेंसिटी मजबूत है, जो ऑस्टियोपोरोसिस होती है ओल्ड एज के अंदर हड्डियों का, क्या आपके वो उल्टा मामला, आपके तो हड्डी इतनी मजबूत है, डेंसिटी मजबूत है, फिर भी दोनों में फ्रैक्चर कैसे हो गया। ये बहुत रहस्य बना हुआ है, इसलिए मैंने पूछा आपको, आप मेरे हाथ पूछ ही नहीं रहे हो आप तो। भूपेंद्र जी, अगला प्रश्न हमजा खान इंडियन एक्सप्रेस से। जा देगा उसको सर ना लाने की क्या वजह है? आपने स्टडी भी की थी उस पर। वो हमारे अंडर कंडीशन है, अंडर कंडीशन है वो। सर अब नहीं आएगा तो कब आएगा फिर सर? अब देखो, जब भी आप सरकार बना दोगे तो जल्दी ले आएंगे उसको फिर। नेक्स्ट डॉक्टर यश। देखिए, ये तो स्वाभाविक है, बनना ही था, क्योंकि जो हालात देश के हैं, अगर गोदी मीडिया को छोड़ दें, गोदी मीडिया को लेकर जो बोलते हैं तो कई लोग अच्छा नहीं लगता उन लोगों को, पर ये हकीकत है इस देश के अंदर जिस प्रकार से लोकतंत्र खतरे के अंदर है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है। जब अगर आप 2 शब्दों में सब बात आ जाती, वैसे तो एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे वक्त में आज देशवासी समझ गए कि हो क्या रहा है। आज जो ये प्राइम मिनिस्टर जी और हमारे अमित शाह जी जो भाषा काम ले रहे हैं, ये भी बोखलाई भाषा इनकी है। ये जो है जिस प्रकार बोल रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस नहीं रहा इन लोगों के अंदर बोलने का। ये राजस्थान में क्या बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री अपने बेटे को बचाने के लिए या बढ़ाने के लिए, प्रधानमंत्री स्तर के आदमी अगर ये कहे कि मुख्यमंत्री अपने बेटे को बढ़ाने के लिए क्या काम करे, पता नहीं क्या बोले होंगे वो, भगवान जाने। वो तो मेरा बेटा वैभव गहलोत तो आप जानते हो, मुझे कहने की जरूरत नहीं आप लोगों को। अब मुझे कोशिश करनी पड़ेगी कि मैं कभी आज तक तो उसके लिए सोचा नहीं है, आगे मैं ध्यान रखूँ उसका। और अगला प्रश्न सुशांत पार कर रही है उस संबंध में? देखो, ये विचार तो कर रहे हैं, क्योंकि ये जो मुझे इस बात को कहते हुए लगता है, दुख भी होता है कि कल विपक्ष के लोग बोले थे हाउस के अंदर, इसको भंग कर दो।
मुझे अफसोस होता है कि आप इतने राजनीति में मंत्री रहे हो या नहीं रहे हो, जो भी है, नेता लोग ऐसी भाषा बोलते हैं, मुझे बहुत दुख होता है। ये तो इतनी नॉलेज होनी चाहिए आदमी को कि ये संविधान के अंतर्गत बॉडी बनी हुई है, कोई भंग कर नहीं सकता इसके अंदर। ये तो नॉलेज होनी चाहिए ना आदमी को। वो ऐसे सवाल उठाते हैं, उनका क्या जवाब दें बताओ। हाँ, ये बात है, हम चाहते हैं कि जैसे कानून कल पास किया हम लोगों ने, ये जो उनको सज़ा बढ़ाने का आजीवन कारावास का, कोई मामूली बात तो नहीं है। देश में एकमात्र राजस्थान राज्य है जहाँ ये कानून बना, मेरे ख्याल से संभवतः है। तो हम हर कदम उठा रहे हैं जिससे कि पेपर लीक बीमारी नहीं हो। अब क्या होता है, जो काम हम कर रहे हैं, करीब 3 लाख से अधिक नौकरी हम दे रहे हैं, वो बात तो पीछे चली जाती है बच्चों को गुमराह करने के लिए। इनके पास है क्या सामान? इनके पास कुछ सामान है ही नहीं बीजेपी के पास में। बस सिर्फ गाली गलौज करो, झूठे आरोप लगाओ, इसके अलावा कोई नहीं है। इसलिए ऐसी बातें लेके आते हैं। इनको पूछो भाई आपने क्यों नहीं किया आज तक बात? आपके वक्त में पेपर लीक हुए थे, हमने पेपर लीक हुए तो हमने पेपर को कैंसिल किया है बंद करके, चाहे नाराज़ भी हुए होंगे लोग। वो क्या करते थे, पेपर लीक हो गया है छिपाते थे और नौकरी दे देते थे लोगों को। उनके वक्त में 1-2 बार कैंसिल हुए होंगे उनके। किस राज्य में? हाईकोर्ट ने कहा तब किया कैंसिल इन्होंने तो हाईकोर्ट ने कहा तब। हाँ, हाईकोर्ट ने कहा तब उन्होंने कैंसिल किया था। हमने बगैर कहे हुए किया है। गुजरात, यूपी, कौन सा राज्य है ऐसा देश के अंदर, आर्मी के अंदर, जुडिशरी के अंदर पेपर आउट हो रहे हैं? हमने यहाँ कम से कम 200 लोगों को पकड़ा है, जेलों में भेजा है। यहाँ पर जितना कड़ी कार्रवाई हमने करी है, किसी राज्य ने नहीं करी है। कल हमने आजीवन कारावास की बात कर ली। हम पूरा वो काम करेंगे जिससे कि क्रेडिबिलिटी जमी रहे। ये हम जानते हैं कि बच्चे मेहनत करते हैं, हमने उनके लिए सब कुछ जान लगा दी। बसें फ्री कर दी उन लोगों के लिए, प्राइवेट बसों के लिए हमने किराया करी, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करी। हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ होगा। हमने रहने की व्यवस्था करवाई हमने कलेक्टर क्या करके, भाई 26 लाख बच्चे ज़्यादा हैं, ध्यान रखो इनका। अब पेपर लीक हो गया तो बात तो छिप गई और फिर वो चल जाते। थैंक यू। ठीक है, एक द वायर से सर ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। देखिए, वो योजनाएं जो है बीजेपी की योजनाएं तो वही है जो पहले यूपीए गवर्नमेंट की योजना, नाम बदल दिया उन लोगों ने। एक्ट बनाने में और उन योजना में फ़र्क है। एक्ट का मतलब आपने कानून बना के अधिकार दे दिया लोगों को, और आप खुद समझ सकते हैं कि कानून बनाना मायने रखता है, चाहे वो पार्लियामेंट में बने चाहे वो असेंबली में बने। उसी ढंग से कानून का अधिकार दे के बात देने वाली बात करें। वो बीजेपी वाले कोई योजना पैसा के आदेश से लाते हैं तो वो अलग बात है। हम तो चाहते हैं कि धीरे धीरे पूरे देश में कानून बन जाए, पूरे मुल्क के अंदर एक समान पेंशन मिले लोगों को। मैं आपको समझा नहीं सकता, कई प्रदेश में 500 मिलते होंगे, कई के 700 मिलते हैं, कई 1000 मिलते हैं। गरीबी तो एक सी होती है। अगर कानून बनता है राइट टू सोशल सिक्योरिटी का, तो फिर खाली ये पेंशन नहीं मिलेगी। मेरा मकसद खाली पेंशन तक सीमित रखने का नहीं है उसको। फिर मेरा मकसद है राइट टू सोशल सिक्योरिटी, मतलब एक मजदूर काम करता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती है तो खाली मशीन से नहीं बनती है, मजदूर बनाते हैं। 55 साल के बाद में मजदूर जब बूढ़े हो जाते हैं, 60 साल के बाद में वो काम नहीं कर सकते। घर में हो सकता है बेटे पोते नहीं हो संभालने वाले, उनको क्या बीतती है ऐसे परिवारों पर। तो मैंने कहा सोशल सिक्योरिटी हर परिवार की हो देश के अंदर। बड़ा कंसेप्ट है ये, और भारत सरकार को आगे आना चाहिए इस काम के लिए। ऑनलाइन है, भारत सरकार के यहाँ से पेमेंट देने में देरी होती कई बार, तो स्थिति हमने अच्छी कर रखी, इसलिए हमने ये कदम उठाए हैं। थैंक यू सर। आपके धन्यवाद। नेतृत्व में राजस्थान विकास और प्रगति की नई ऊंचाइयों का स्पर्श करता रहेगा इसी बहुत प्रकार। बहुत शुक्रिया सबका, बहुत धन्यवाद। आप सभी भाई मैं माफ़ी चाहूँगा, आपके साथ में मैं लंच करता, बैठ के गपशप करता, वो मैं इस स्थिति में कर नहीं पाऊँगा। पर आप पधारे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अच्छा लगा आप सब पधारे हुए यहाँ पर।